जय हिंद सभी को, जय हिंद एवरीवन। आज के सेशन के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पार्ट 4। अब तक मैं आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा में गति के 3 लेक्चर करा चुका हूं। लास्ट यानी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सेलरेशन को पढ़ा था, त्वरण को समझा था। मैंने कहा था कि मैं त्वरण को यानी एक्सेलरेशन के 2 लेक्चर आपके सामने लेके आऊंगा। तो आज के सेशन के अंदर भी हम एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे, त्वरण को पढ़ेंगे। अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो टाइप करना, यूट्यूब पर टाइप कर लेना मोशन इन स्ट्रेट लाइन पार्ट 3 साइंस पर, ऐसे करके टाइप कर लेना, या फिर आपको यहां आई बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लो, आप उस लेक्चर को देख पाओगे। उस लेक्चर के बाद ही इस लेक्चर को देखना, ये चीज समझ लो, ठीक, वरना फिर कहानी खत्म है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। चलिए, तो आज भी हम लोग एक्सेलरेशन को डील करेंगे और बड़े ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट को समझने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो सभी लोग और हेडिंग लगा लो एक्सेलरेशन, बोले तो त्वरण। एक्सेलरेशन हिंदी में से क्या कहते हैं? त्वरण। अब देखो, जो एक्सेलरेशन होता है, मैंने आपको क्या बताया था एक्सेलरेशन? मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन कि v माइनस यू अपॉन टी, याद है आपको? अब v को क्या बोल रहे थे? फाइनल वेलोसिटी। u को क्या बोल रहे थे? इनिशियल वेलोसिटी। ये सारी चर्चा मैं कर चुका हूं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और t बोले तो टाइम। और इसको मैंने क्या लिखा था? डेल्टा v अपॉन टी। और डेल्टा v का मतलब क्या होता था? चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन। चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन या वेग में बदलाव। ठीक है, और टी बोले तो टाइम। यानी होता क्या था एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का मतलब था वेग में परिवर्तन की दर को, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कल हमने इस बात को बहुत अच्छे से फील करा था कल के लेक्चर के अंदर कि वाकई में एक्सेलरेशन होता क्या है। ठीक है, तो ये चेंज इन वेलोसिटी, यानी आपको इतना फील आ रहा है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो वेग में परिवर्तन होने की वजह से प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। पहला पॉइंट तो ये, कल हमने इस बात पर जिक्र करा था। मतलब अगर मैं आपसे सेंटेंस ये लिखूं कि जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है, ये किसकी वजह से उत्पन्न होता है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है वेग में परिवर्तन, मतलब ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। हिंदी वालों के लिए वेग में परिवर्तन होने की वजह से, हिंदी वालों के लिए वेग में परिवर्तन होने की वजह से, साथ के साथ नोट्स बनाते जाना, मैं हिंदी भी बोल रहा हूं साथ के साथ। तो वेग में परिवर्तन होने की वजह से, राइट। अब मैंने आपको बताया था कि जो वेलोसिटी होता है, ये वेलोसिटी होता क्या है? ये वेक्टर होता है। क्या होता है? वेक्टर। और वेक्टर को क्या बोलते हैं? सदिश। और वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड बोले तो परिमाण, और जिसके पास डायरेक्शन हो, बोले तो दिशा। ठीक है, बोले तो दिशा। मतलब ये हुआ कि आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो वेग में परिवर्तन के होने की वजह से उत्पन्न होता है, और वेलोसिटी क्या कहलाता है? वेक्टर। और वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। इस बात का मतलब यह हुआ कि अगर मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड वेग के परिणाम में चेंज होगा, मतलब त्वरण बदलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात। या मैं ऐसा बोलूं कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होगा, मतलब त्वरण बदलेगा। बात समझ में आ रही है आपको? या मैं ऐसा बोलूं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होंगे, साथ के साथ मैग्नीट्यूड भी बदले और डायरेक्शन भी बदले, तो भी आपका वेलोसिटी चेंज होगा। ये बात समझ में आ रही है? जैसे मैं अगर आपसे ये बात बोलूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं इस बात को आपसे बोलूं कि वेलोसिटी किस किस बात की वजह से चेंज होगा, एक तो तब चेंज होगा जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज। हिंदी वालों के लिए जब वेग का परिणाम बदलेगा, जब वेग का परिमाण बदले।
एक तो तब चेंज होगा, दूसरा कब चेंज होगा, व्हेन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, जब वेग की दिशा बदले, हिंदी वालों के लिए जब वेग की दिशा बदले, और तीसरा जब ये दोनों बदले साथ के साथ, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, परिमाण भी और दिशा भी, मतलब व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज। हिंदी वालों के लिए जब वेग का परिमाण और दिशा दोनों बदले, ठीक है, ये तब चेंज होगा। बात तो इतनी सीधी सी क्लियर है। अब मैं आपको इन तीनों पॉइंट को क्लैरिफाई करूंगा कि जब वेग का परिमाण बदलेगा तो इसका सेंटेंस का मतलब क्या है, और डायरेक्शन बदलेगी या दोनों बदलेंगे, इनको मैं क्लैरिफाई करता हूं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि वेलोसिटी वेक्टर है, और वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और वेलोसिटी कब बदलेगा, एक तो मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से, या फिर डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से, या दोनों के चेंज होने की वजह से बदलेगा। और एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, वेग में परिवर्तन होने की वजह से जो उत्पन्न होता है उसे हम त्वरण कहते हैं। इतनी बात क्लियर है, इसको पहले अच्छे से नोट करो, इसके बाद मैं आपको पहले और फिर आखिरी के पॉइंट्स को क्लियर करता हूं। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। चलो देखो, सबसे पहले हम समझेंगे व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज। जरा देखिए, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज, वेग का प्रमाण बदलने की वजह से। ठीक है, जरा देखो, इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान के चलो मैंने किसी बॉल को, ये मेरे पास कोई बॉल है, और इस बॉल को मैंने ऊपर से नीचे ड्रॉप किया, छोड़ दिया। जरा बात को फील करना, इसलिए बोल रहा हूं कल का लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, तभी बात फील होगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस बॉल को मैंने ऊपर से नीचे छोड़ा, तो बेटा जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, जी के बराबर, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इस बॉल को, इस मार्कर को ऊपर से नीचे छोड़ूंगा तो क्या डायरेक्शन चेंज होगी, नहीं, डायरेक्शन तो नहीं बदलेगी, सीधी एक ही दिशा में आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, डायरेक्शन कैसी होगी, सेम होगी, डायरेक्शन सेम, दिशा समान होगी, दिशा नहीं बदलेगी। लेकिन क्या चीज बदलेगी, अब आपको फील आ रहा होगा, एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है कि इस बॉल का एक सेकंड बाद वेग कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद कितना होगा, 19.6 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड बाद कितना होगा, 29.4 मीटर पर सेकंड, और मेरे लाल 4 सेकंड बाद कितना होगा, 39.2 मीटर पर सेकंड, और 5 सेकंड बाद कितना होगा, 49 मीटर पर सेकंड। आ रहा है फील? मतलब सीधी सी बात यह हुई कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, हमारा देखो जरा वेग क्या है, बढ़ रहा है। मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वेग का जो परिणाम है, वो बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन तो सेम होगी, बट डायरेक्शन सेम, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेग का परिमाण क्या होगा बेटा, चेंज होगा कि नहीं होगा? तो इसकी वजह से क्या आपकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो किसी मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से भी आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। बात समझ में आ रही है? तो इस एग्जांपल को मैं क्या बोलूंगा, फ्री फॉल का केस है, जब किसी बॉडी को आप मुक्त रूप से छोड़ेंगे। फ्री फॉल का मतलब मुक्त रूप से छोड़ना, मुक्त रूप से। ये कहां पढ़ेंगे हम, मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी में। ठीक है, इसके बाद ही ये लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। गुरुत्व के अधीन गति, ठीक है, बताइए
ये बात फील हो रही है कि नहीं हो रही है? यहां से आपको क्लियर कि आपको देखो मैग्नीट्यूड यानी वेलोसिटी का क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है बट डायरेक्शन सेम है। अब थोड़ा सा कल का पॉइंट में रिवाइज करा देता हूं। अब जरा देखिए वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, वेग क्या है, बढ़ रहा है, और वेग बढ़ रहा है और वेग के बढ़ने का ही कल हमने क्या बताया था, एक्सेलरेशन कहलाता। तो वेग के बढ़ने का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, और ये एक्सेलरेशन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है। इस पर हमने कल चर्चा की थी। ठीक है, अब आगे बढ़े। इतनी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूं दैट इज जब डायरेक्शन बदलेगी तब का केस क्या होगा। या आप ऐसा केस भी समझ लो, या आप किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंकोगे तो भी ये कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, चलें, हो गया नोट। देखो सेकंड, व्हेन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, जब वेग की दिशा बदले, जब वेग की दिशा बदले तब भी वेलोसिटी चेंज होगा। जरा देखिए, मतलब यह हुआ कि इसका एग्जांपल देखिए क्या हो सकता है। जैसे मैंने आपके सामने एक सर्कल लिया, ये रहा सर्कल, एक सर्कल है। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक एथलीट, एक धावक है, वो इस ए पॉइंट पर है, फिर वो इस बी पॉइंट पर आया, ठीक वैसे ही वो सी पॉइंट पर आया, फिर वैसे ही वो डी पॉइंट पर आया। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस धावक की जो स्पीड है, उसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, मान लो वो है 2 मीटर पर सेकंड। कितना है, 2। मैं मान लो आपसे बोलूं कि यहां बी पर भी कितना है, 2, और सी पर भी कितना है, 2 मीटर पर सेकंड, डी पर भी कितना है, 2 मीटर पर सेकंड। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हर जगह सेम हो। यानी वेग का जो परिमाण है, और वेग के परिमाण को हमने क्या समझाया आपको, स्पीड कहते हैं, चाल कहते हैं, राइट। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर जगह क्या है, सेम है। मतलब यहां मैं बोलूं कि जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेग का परिमाण, वो क्या बेटा, सेम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हिंदी वालों के लिए वेग का परिमाण सेम मतलब यूनिफॉर्म, समान, या क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट, नियत। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, और कांस्टेंट मतलब नियत। ठीक, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जरा आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरे शेर, क्या हर पॉइंट पर इस धावक की डायरेक्शन चेंज होगी? क्या हर पॉइंट पर इसकी दिशा बदलेगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो सर्कल के केस में हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो मैंने ये बात आपको सिखाई थी कि सर्कल में हमेशा डायरेक्शन चेंज होती है, ऑलवेज। बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड समान हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे मैंने कहा यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि यहां 2 है, फिर 4 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 8 हो गई। मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि पहले 8 थी, फिर 6 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 2 हो गई। मतलब वेग का परिमाण बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और नियत भी हो सकता है। लेकिन जो हमेशा फिक्स होगा सर्कल के केस में, वो है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। मतलब दिशा हमेशा और हमेशा बदलेगी। मतलब सीधी सी बात है, डायरेक्शन ऑलवेज चेंज इन सर्कुलर मोशन। डायरेक्शन ऑलवेज चेंज कहां, इन सर्कुलर मोशन। हिंदी वालों के लिए वृत्तीय गति में दिशा हमेशा बदलेगी। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन ऑलवेज चेंज, और जब दिशा बदलेगी तो दिशा बदलने का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑलवेज चेंज इन सर्कुलर मोशन। यानी वृत्तीय गति में हमेशा और हमेशा दिशा बदलेगी। तो जब वृत्तीय गति में जब हमेशा और हमेशा दिशा बदलेगी, तो हमेशा और हमेशा क्या बदलेगा, वेग बदलेगा, वेलोसिटी चेंज होगी। इतनी बात क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। यहां पर आपका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, लेकिन एक कंडीशन बन सकती है, बिल्कुल। तो एग्जांपल क्या आ जाएगा, सर्कुलर मोशन में ऐसा हो सकता है। हिंदी वालों के लिए वृत्तीय गति। बताइए, इतनी बात क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है। कुछ 2-3 चीजें और मुझे आपको बतानी है, वो देख लो।
थोड़ा सा इससे हटके है, आगे भी चर्चा करेंगे लेकिन बता देता हूं। जैसे मान के चलो ये हमारे पास इस सर्कल का सेंटर है, केंद्र है कोई पॉइंट ओ, ठीक है। हम जानते हैं कि कोई चीज जब गोल गोल घूमती है, सर्कल में चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो एक उसके सेंटर की तरफ फोर्स लगता है और उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो कोई भी चीज जब गोल गोल घूमती है तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि उसके केंद्र की तरफ एक कोई न कोई बल लग रहा है। भाई आप गोल गोल घूम रहे हो, इसका कारण क्या है कि एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, कोई न कोई फोर्स लग रहा है। तो जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो एफसी क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी अभिकेंद्रीय बल। हिंदी वालों के लिए अभिकेंद्रीय बल। बात समझ में आ रही है? और इसकी डायरेक्शन हमेशा कहां होती है? टुवार्ड्स सेंटर। कहां होती है? सर्कल के सेंटर की तरफ। तो डायरेक्शन कहां होती है? डायरेक्शन ऑलवेज टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। हिंदी वालों के लिए अभिकेंद्र बल की दिशा हमेशा और हमेशा सर्कल के केंद्र की तरफ होती है। हम सब इतना जानते हैं मेरे भाई, दो तीन चीजें देख लो थोड़ा सा, कि हमने ये पढ़ा है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है? त्वरण भी होता है, एक्सेलरेशन भी होता है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में एक त्वरण भी लगेगा। और कहां लग रहा है? सेंटर की तरफ। तो इसका नाम भी क्या आ जाएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो मेरे भाई जो एक है एसी, अब एसी को क्या बोल रहे हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसे हिंदी में बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण। ध्यान से मेरी बात को समझना और अब बात को पकड़ना। अब देखो अभिकेंद्र त्वरण की जो डायरेक्शन है बेटा वो भी कहां होगी? डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। तभी हम इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह रहे हैं, यानी केंद्र की तरफ लगने वाला त्वरण। इतनी बात क्लियर? आपसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं इसको आगे भी जिक्र करूंगा लेकिन पहले ही सेंटेंस को क्लियर कर देता हूं। कोई चीज गोल गोल घूम रही है, कोई चीज गोल गोल चक्कर लगा रही है, सर्कल में चक्कर लगा रही है, तो उसके पास त्वरण कौन सा आ रहा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभिकेंद्रित त्वरण। मैंने क्या बोला कि कोई चीज गोल गोल घूम रही है, तो इसका एक ही कारण है। एयरफोर्स एग्जामिनेशन और आईसीजी में पूछा गया क्वेश्चन है, कोई चीज गोल गोल घूम रही है तो उसका क्या कारण क्या है? उसका एक ही कारण है कि उसके सेंटर की तरफ एक बल लग रहा है जो बार बार उसको चक्कर लगवा रहा है। तो एक केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में क्या आता है? त्वरण भी आता है, एक्सेलरेशन भी आता है। यानी ये सीधा सा फंडा है, जहां फोर्स चलेगा वहां त्वरण आना ही आना है, ऑटोमेटिक। दिमाग में सेट कर लो, जहां फोर्स आएगा वहां त्वरण आएगा ही आएगा। तो केंद्र की तरफ भी जो एक्सेलरेशन लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जब गोल गोल चक्कर लगाने की वजह से बल कौन सा आया? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो गोल गोल चक्कर लगाने की वजह से जो त्वरण आता है उसे भी क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब गोल गोल चक्कर लगाने की वजह से जो त्वरण आता है उसे सेंट्रीपिटल त्वरण कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। और बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या इतनी बातें मेरी सभी को समझ में आई हैं? एक एक पॉइंट यहां तक सभी का क्लियर है? ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट करो। इसके बाद थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। चलो, हो गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, when both magnitude and direction of velocity change, हिंदी वालों के लिए जब वेग का परिमाण और दिशा दोनों बदले, साथ ही साथ नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। जब वेग का परिमाण और दिशा दोनों बदले, ऐसा कौन सी कंडीशन बन सकती है? इसका क्या एग्जाम्पल बन सकता है बताइए? इसका एग्जाम्पल तो एक ही बन सकता है। वो कौन सा एग्जाम्पल है? वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ये कैसे बन सकता है सर? जरा देखिए। अगर मैंने बोला कि मैंने किसी बॉल को फेंका, प्रोजेक्टाइल कराया, तो वो इस तरीके का पाथ बना के वापस
यहां पहुंची, मतलब इस तरीके का पाथ बना के पहुंची उस जगह पर। तो आप क्या बोलोगे, जब आपने इस बॉल को फेंका था तो इसको कुछ न कुछ वेलोसिटी दी होगी। मैंने कहा बिल्कुल दी, मान के चलो 10 मीटर पर सेकंड का वेग दिया मैंने इसको शुरुआत में, तो इनिशियल वेलोसिटी जो दी वो कितनी दी, 10। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पोजीशन ऐसी आएगी, यहां से यहां तक की क्या ये हाइट है, इस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूं, टॉप पॉइंट, उच्चतम बिंदु। आएगा कि नहीं आएगा, टॉप पॉइंट। टॉप पॉइंट का मतलब उच्चतम बिंदु, मतलब जब आप किसी बॉल को फेंकोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जो सबसे ऊपर होगा, सबसे उच्चतम होगा, तो उस हमको क्या बोल रहे हैं, टॉप पॉइंट। तो मेरे भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं, जैसे 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है आपकी ये बॉल, आपने जो फेंकी थी, तो उसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी और उसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आप देख रहे हैं, साथ के साथ ये एक्स में भी चल रहा है और साथ के साथ ये वाई में भी चल रहा है। और यहां इस पॉइंट पर आने के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, कौन सी वेलोसिटी जीरो होगी, ये वाली वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी जो ऊपर जा रही है। यानी यहां पर वी वाई कितना हो जाता है, जीरो। ये आगे पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, इतना ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, आगे सब कुछ समझेंगे, बस बता रहा हूं जिन जिन चीजें पढ़ रखी हैं। तो इस पॉइंट पर यानी वर्टिकल वेलोसिटी यानी ऊर्ध्वाधर वेग वो क्या होगा, वो जीरो होगा। यहां सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, यानी ये वाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिसे हम क्षैतिज वेग कह रहे हैं। आप जरा एक बात देखिए, आपने इस बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से फेंका तो ऊपर जाके एक वेलोसिटी जीरो हो गई, इसका मतलब इसका वेग क्या है, घट रहा है, यानी वेग का परिमाण क्या है, घट रहा है। मैग्नीट्यूड क्या है, घट रहा है। यानी आपने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका तो यहां कहीं क्या हुई होगी, 8, फिर 6, फिर 4, फिर 0, घट रहा है। और ऊपर से नीचे क्या होगी, ये बढ़ेगी, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दूसरी बात, डायरेक्शन की बात जरा देखिए, पहले आपने ऐसे फेंका, ऐसे 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 यहां तक आई और उसके बाद ऐसे, तो आपको साफ साफ दिखा रहा है कि कैसे फेंका था और कैसे आ रही है। तो डायरेक्शन क्या हो रही है, इसकी चेंज हो रही है। तो भैया सीधी सी बात है, जब परिमाण और दिशा वेग की दोनों बदलें तो भी आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो एग्जाम्पल में क्या है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। बताइए यहां तक चीजें एकदम क्लियर हैं, क्लियर। तो आपको ये तीनों पॉइंट मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। तो इन तीन कारणों की वजह से आपकी वेग बदलता है, ठीक है। आगे बढ़े अब, ठीक है, यहां तक अच्छे से नोट कर लो, इसके बाद आगे की तरफ मूव करते हैं। हो गया, चलो देखो, एक नोट डालो। अब मैं आपसे बोलूं कि बताइए, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वेग नियत है, तो त्वरण क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि दूसरा पॉइंट कि बताइए, अगर वेलोसिटी जीरो हो, शून्य हो, तब त्वरण क्या होगा, जीरो होगा या नहीं होगा। तो पहला पॉइंट मैं बता दूं आपको, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगा, ये चर्चाएं कर चुके हैं कल के लेक्चर के अंदर। वेग जब कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। इतनी बात क्लियर है। जैसे अगर ये मैंने बताया था कालू भैया हैं और अभी इनकी जो स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकंड है और 10 सेकंड बाद भी इनकी स्पीड कितनी रहती है, 50 मीटर पर सेकंड रहती है। कितनी रहती है, 50। तो आप अगर इस केस में त्वरण निकालेंगे तो कैसे, 50 में से 50, फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे और टाइम कितना है 10, तो त्वरण क्या निकल के आ जाएगा, जीरो निकल के आ जाएगा। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम क्लियर है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो हमेशा हमेशा ये एक्सेलरेशन जीरो जरूर होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जीरो होगा कि नहीं होगा। तो भैया एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये दो कंडीशन बनती हैं। जरा कैसे, जरा देखो, कई बार लड़का रटके बैठा होता है कि वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। मैं बोल रहा हूं कैसे ऐसा हो सकता है। पहला पॉइंट, पहली बात, ये कालू भैया है और ये किस में, विराम में है, रेस्ट में है। रेस्ट बोले तो विराम। अगर रेस्ट में है तो मेरे से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो।
विस्थापन क्या होगा 0, डिस्टेंस भी क्या होगा 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो बताइए वेलोसिटी क्या होगा 0। अगर वेलोसिटी 0 होगा तो अगर रेस्ट में तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण भी क्या होगा 0। तो पहली कंडीशन तो वेलोसिटी अगर 0 होगी तो त्वरण 0 होगा। ये इस कंडीशन में होगा जब बॉडी किस में है, रेस्ट में। तो कब होगा ये, व्हेन बॉडी इन रेस्ट, जब वस्तु विराम में हो। हिंदी वालों के लिए जब वस्तु विराम में हो। लेकिन जब वेलोसिटी 0 के बराबर होगा तो त्वरण 0 नहीं होगा। यह कब कंडीशन में वैलिड होगा, तो जरा देखिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने किसी बॉल को नीचे से ऊपर थ्रो किया, ये थ्रो कर दिया, फेंका नीचे से ऊपर, ये बॉल है, नीचे से ऊपर मैंने इसको फेंका है। तो आप बताइए जब एक कुछ उच्चतम बिंदु पर जाकर, यानी जब मैंने इसको फेंका तो किसी एक पॉइंट पर जाकर ये रुक गई, फिर नीचे आ गई। रुकी क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई 0। यानी टॉप पॉइंट पर, एट टॉप पॉइंट, उच्चतम बिंदु पर, हिंदी वालों के लिए एट टॉप पॉइंट, उच्चतम बिंदु पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। लेकिन मेरे शेर इस केस में भी यहां एक्सेलरेशन कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन 0 नहीं है, मतलब वेलोसिटी 0 है। आपने किसी बॉल को ऊपर फेंका तो किसी उच्चतम बिंदु पर वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई। जब मैंने इसको फेंका तो किसी पॉइंट पर जहां सबसे मैक्सिमम हाइट है उस पॉइंट पर, उसके बाद नीचे आई, नीचे क्यों आई, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। यानी टॉप पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। लेकिन एक्सेलरेशन इस केस में कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब वेलोसिटी 0 होने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि एक्सेलरेशन 0 होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये बात समझ में आ रही है? तो ये इस कंडीशन में भी हो सकता है, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन। जब किसी, हिंदी वालों के लिए, जब किसी बॉल को ऊपर की दिशा में फेंका जाए, ठीक है, जब किसी बॉल को ऊपर की दिशा में फेंका जाए। इतनी बात क्लियर है? ठीक, देखो एक और एग्जांपल है मेरे पास इसका, एक और एग्जांपल है इसका, वो हम पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सरल आवर्त गति में। एसएचएम में आपने पढ़ा होगा एक सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक गति, सिंपल पेंडुलम, सॉरी सरल लोलक, ये पेंडुलम है। और ये इसकी जहां ये रुकी रहती है उसे क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन, माध्य स्थिति। आपको याद होगा इसे क्या बोलते हैं, माध्य स्थिति। तो हमने क्या पढ़ा है कि इसकी माध्य स्थिति पर जो वेलोसिटी होती है, माध्य स्थिति पर वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। बट एक्सेलरेशन क्या रहता है 0। माध्य स्थिति पर वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है और वो को भी क्या रहती है, कांस्टेंट। बात को पकड़ना, वेलोसिटी क्या रहती है मैक्सिमम, बट इस केस पर एक्सेलरेशन क्या होता है 0। लेकिन जैसे ये बॉल इस एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचती है, जैसे ये सिंपल पेंडुलम सरल लोलक एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचता है, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब उच्चतम बिंदु पर यहां, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। तो आप जरा देखिए, वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये हम पढ़ेंगे खैर सिंपल पेंडुलम के अंदर, ठीक है। ये सिंपल पेंडुलम सरल लोलक का केस है, हिंदी वालों के लिए सरल लोलक। जिसने पढ़ रखा है उसके लिए क्लियर है, नहीं तो आपके पास एग्जांपल है। जब हम सिंपल पेंडुलम ऑलरेडी मैंने करा चुका है लेक्चर। अगर आपको एसएचएम का लेक्चर बहुत अच्छे से सीखना है, एक कंप्लीट मैराथन के अंदर बहुत ही तगड़े लेवल पर बेटा मैंने आपको एसएचएम कराया है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा अभी, ठीक है, तो वहां जाके विजिट कर लेना। एसएचएम की कंप्लीट वीडियो है, करीब 5 से 5.5 घंटे की, बेहतरीन तगड़े तरीके से आप एसएचएम समझ सकते हैं। मैं ऑलरेडी एसएचएम करा चुका हूं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। इतनी बातें सबकी क्लियर है? चलो भाई एक एक चीजों को देखते जाओ, आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बेसिक चीजों की, जो कि बहुत जरूरी है हमें समझना। जैसे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। त्वरण की दिशा क्या होती है, एंगल वेंगल क्या होता है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण की दिशा, हिंदी वालों के लिए त्वरण की दिशा। यहां से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में एनडीए ने पूछा है, एयरफोर्स ने पूछा है,
आईसीजी ने पूछा है, नेवी ने, बहुत कॉमन क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन में मैं आपको 3 केस डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहला केस आप देखिए क्या है। सबसे पहला केस, इसमें 3 केस मैं आपको जनरली डिस्कस करूंगा। सबसे पहला केस समझिए क्या है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा, बेसिक चीज, बहुत जरूरी है ये। अगर आपने अपने बेसिक्स पर काम कर लिया ना, तो ये मानिए आपको कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले हमारा काम होता है, हमारे बेसिक्स मजबूत नहीं होते, हम रट के बैठे होते हैं चीजों को। जब बेसिक्स कवर होते हैं ना, तो माने हमने बहुत कुछ चीजें सीख ली। बेसिक्स बहुत जरूरी होते हैं किसी भी चीज को सीखने के लिए। आप रट के बैठते हो चीजों को, आप चीजों को समझ के फील करके चीजों को समझा करो, बार बार प्रैक्टिस करा करो चीजों की। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, मैं हमेशा से हर बार आपसे डेली एक ही चीज बोलता आ रहा हूं कि सिलेक्शन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, मेहनत मेहनत मेहनत। इसके अलावा कुछ भी उपाय नहीं है सिलेक्शन का किसी भी एग्जाम के लिए। मैं डिफेंस पढ़ाता हूं तो मैं डिफेंस की बात करूं, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो आपका, अगर आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे उसका कोई शॉर्टकट है ही नहीं पेपर को निकालने का। हमें आदत क्या है, एग्जाम आया, अब 1 महीने पहले आंख खुलती है, अब 1 महीने में क्या कर लोगे, फिर आप ही बोलते हो कि सर वो बता दो जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। अरे पेपर का मैंने बनाया भाई, हाँ, लेकिन यूट्यूब पर भरमार पड़ी हुई है कि लास्ट के 10 दिन में पेपर को कैसे चीड़ दें या फाड़ दें, और आप वो देखते हो और आप संतुष्ट हो जाते हो, और फिर आप जब एग्जाम में जाते हो तो आपकी कहानी खत्म हो जाती है। तो भैया अगर लास्ट के 10 दिन में एग्जाम क्लियर हो जाता ना, तो ये लोग पूरी साल साल क्यों पढ़ाते हैं, फिर क्यों 6-6 महीने 1-1 साल लोग पढ़ाते हैं। अगर लास्ट के 10 दिन में, 5 दिन में और 1 महीने में पेपर ही निकलवाना था, तो पूरी साल भर लोग क्यों पढ़ाते हैं, और आप भी क्यों पढ़ते हो फिर। तो ये बहुत समझने वाली बात है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, चल रहा है। तो बेटा ऐसे काम नहीं होगा, आपको चीजों को टाइम देना होगा, पर एक ठहराव के साथ चीजों को पढ़ने की जरूरत है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको एक टाइम देना होगा। मैं डिफेंस की बात करूं, कम से कम आपको 6 से 7 महीने आपको देने होंगे। और इवन अब तो कोरोना वाले बच्चे हैं सबसे ज्यादा, तो उनकी तो कहानी वैसे ही खत्म होती आ रही है। 11th नहीं पढ़ा, 12th ठीक से नहीं पढ़ा, तो सबसे जरूरी क्या, आपको तो और टाइम चाहिए, कम से कम 6 से 7 महीने आपको पूरा ढलना होगा, तभी पेपर निकलेगा। और पेपर डेफिनेटली निकल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। बस आप सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन के साथ लग जाओ। मैं आपके साथ पूरी तरीके से लगा हुआ हूं, आप भी बस मेरे साथ मेहनत करते रहिए। जिस डेडिकेशन के साथ सुबह आपको 8 बजे डेली वीडियो मिल जाता है, उसी डेडिकेशन के साथ आप भी डेली 8 बजे जग के रेडी हो जाया करो और अपना लेक्चर ध्यान से देखना स्टार्ट कर दो। बस मेहनत कर दो, मैं आपके साथ काम करता रहा हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या है, त्वरण की दिशा। हिंदी वालों के लिए त्वरण की दिशा, त्वरण की दिशा। जरा देखो, जैसे मान के चलो मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा और आपको मुझे जवाब देना है। जैसे आपके पास मान के चलो ये एक बस है, मान लेते हैं एक बस है, ठीक है, इसमें 4 टायर मैंने लगा दिए, ठीक, ये बस है। अब आपसे मैं बोलूं कि मैंने इस बस में पीछे से फोर्स लगाया, लेकिन खास बात क्या है ना कि फोर्स कैसा लगाया, कांस्टेंट, नियत बल लगाया। जैसे मान के चलो इसके अंदर यात्री बैठे हुए थे, पैसेंजर्स बैठे हुए थे, और इसका टायर फट गया, ठीक है, या पंचर हो गया। तो अब मैंने क्या करा, इसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने इस पर फोर्स लगाया, और एक पंचर वाली दुकान पर इसको लेके जा रहा हूं, फील करना। तो मैंने क्या करा, इस पर कांस्टेंट फोर्स लगाया, एक नियत बल लगाया। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए, इसके पास वेग तो आएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप अगर आप बाइक में, रुकी हुई बाइक है, उसमें धक्का लगाओगे तो उसमें वेग आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये जो वेग है वो नियत होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन ये है कि जब मैंने इस पर कांस्टेंट फोर्स लगाया, एक नियत बल लगाया, तो मेरे लाल ये बताइए जो वेग है ये कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, मुझे आंसर बता। तो आप बोलेंगे कांस्टेंट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अभी आप क्या सोच रहे थे, फोर्स कांस्टेंट तो वेग कांस्टेंट नहीं होगा। फोर्स कांस्टेंट नहीं, मतलब फोर्स कांस्टेंट है, वेग कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात। तो फिर वेग क्या होगा, अब इसको फील करते हैं। जैसे ये गाड़ी है, ये बस है। अब आप इसको इमेजिन करो,
एक इमेजिन करो आप दिमाग में, आप गाड़ी, आप अपनी, ये मान लो हीरो होंडा की मोटरसाइकिल है तुम्हारे पास, उससे फील कर लो। अब वो रुकी हुई है, अब आपने क्या करा कि पीछे से धक्का लगाया, कांस्टेंट फोर्स लगाया। जब आपने उसमें फोर्स लगाया, धक्का लगाया, तो आप क्या देख रहे हैं कि वो आपकी बाइक हीरो होंडा की वो आगे चलना स्टार्ट हो गई है। लेकिन जैसे से आप उसमें फोर्स लगाते जा रहे हैं, उस हीरो होंडा मोटरसाइकिल की वेग यानी स्पीड बढ़ती जा रही है, 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 फिर बहुत तेज धार पर आ जाती है, फिर तेज तेज चलने लगती है। मतलब आप फोर्स क्या लगा रहे थे? कांस्टेंट लगा रहे थे, तो वेग क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो फोर्स कांस्टेंट होने का मतलब वेग का कांस्टेंट होना नहीं होता। बात आपको फील आ गई कि नहीं आ गई? यानी आपका वेग क्या होगा? वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीजेस। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेग बढ़ेगा, वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेग बढ़ेगा। तो फोर्स कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर बल कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब आप समझ लो, बल कांस्टेंट होने का मतलब है आपका वेग का बढ़ना। हिंदी वालों के लिए इंक्रीज माने बढ़ना, वेलोसिटी माने वेग, वेग का बढ़ना। बट या फिर नॉट कांस्टेंट, इसको भी डाल देना ताकि याद रहे। यानी वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेग बढ़ेगा, ना कि नियत रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब इसी बात को मैं आपको बताता हूं। अब आपको लेक्चर मेरा याद आ रहा होगा कल का, कि वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या है, वेग के बढ़ने का मतलब क्या है? त्वरण का नियत होना, एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना। आपको इतनी बात फील आ गई? यानी वेलोसिटी के बढ़ने का मतलब क्या है? त्वरण का कांस्टेंट होना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात फील आ रही है? जैसे अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जरा ध्यान से मेरी बात को पकड़ना, कि यह गाड़ी थी, अब इस पर फोर्स में कहां लगा रहा था? इसी डायरेक्शन में लगा रहा था फोर्स, और इसी डायरेक्शन में कहां आ रहा था? इस पर वेग आ रहा था। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आएगा, त्वरण किस डायरेक्शन में आएगा? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उस ही डायरेक्शन में त्वरण आता है, एक्सेलरेशन आता है। अभी आपको मैंने ये बात बताई थी इस रिलेशन से, आपको याद आ रही होगी। ये रिलेशन में ये बताता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में त्वरण होगा। मतलब फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है तो त्वरण भी इस ही डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आ रहा है? त्वरण भी इसी डायरेक्शन में होगा। ये आपकी गाड़ी है, ठीक है? तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा मेरे लाल, उसी डायरेक्शन में क्या होगा? एक्सेलरेशन। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी त्वरण की दिशा हमेशा बल की दिशा में होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी त्वरण की दिशा, त्वरण की दिशा हमेशा बल की दिशा में होती है, दिशा की तरफ होती है, तरफ होती है। देखो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको लेके चल रहा हूं, और आपका एक लेवल फिजिक्स में एक दिन बन जाएगा, बशर्ते आप कंटिन्यूअस चीजों को देख रहे हैं। तो इतनी बात क्लियर? अब यहीं से मैं आपके लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो आपके एनडीए एग्जाम में और नेवी के पेपर और कॉमन एग्जाम में, मतलब जनरली पूछा गया क्वेश्चन है यहां से और पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन यानी त्वरण एंड वेलोसिटी, बताइए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, त्वरण के बीच में एंगल क्या होगा? तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। बात समझ में आ गई? तो इस केस में बेटा एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो ये ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन इतने टॉपिक से जो बनता है। और दूसरा क्वेश्चन, फोर्स कांस्टेंट होने का मतलब त्वरण का मतलब वेलोसिटी का कांस्टेंट होना नहीं होता। अब दूसरी बात पर फील करते हैं, जरा देखना, लॉजिक को फील करना कि अभी यहां फोर्स क्या था? कांस्टेंट, तो त्वरण भी हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। तो आप इस बात को यहां से भी फील कर सकते हैं कि फोर्स कांस्टेंट है तो त्वरण भी हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। आपको फील आ गया होगा कि फोर्स कांस्टेंट है तो वेग बढ़ेगा, और वेग के बढ़ने का मतलब क्या होता है? त्वरण का कांस्टेंट होना। या ऐसे लिंक बना दो कि फोर्स तो कांस्टेंट है, और जब फोर्स कांस्टेंट है तो त्वरण भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो इसको अच्छे से नोट करो, ठीक है? फिर इसके बाद हम आगे की तरफ मूव करते हैं। हो गया?
क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें सेकंड पार्ट, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन में सेकंड चीज पढ़ रहे हैं हम। इस बार हम गाड़ी मोशन में होगी, ब्रेक लगाएंगे। फील करना कि आपकी जो हीरो होंडा मोटरसाइकिल है वो चल रही है, अब आपको ब्रेक लगानी है उसमें, तो ब्रेक लगाने वाला कंसेप्ट हम फील करेंगे, है ना। तो ऑन अप्लाइंग ब्रेक, हिंदी वालों के लिए ब्रेक लगाने पर, ऑन अप्लाइंग ब्रेक, ऑन अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक लगाने पर, ठीक है, ब्रेक लगाने पर, ठीक। जरा देखिए, ऑन अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक लगाने पर, जैसे ये आपके पास वही ये गाड़ी है, आप अज्यूम कर रहे हैं ना आपके पास आपकी मोटरसाइकिल है, जिसके पास जो जो चीज हो वो अज्यूम कर लो, ठीक है। ये मैंने मान लिया बस है। अब ये बस मोशन में है, किसमें है? मोशन में। अगर ये गति में है, मोशन बोले तो गति, तो इसके पास ऑलरेडी अपना वेग होगा, कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, 5 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 80 मीटर पर सेकंड, कुछ ना कुछ होगा। अब आपने क्या कर दिया? ब्रेक लगा दिया भाई साहब। तो यहां से चली, जैसे से चल रही थी ये, तो यहां मान के चलो आपने जैसे से यहां पहुंची, इसने ब्रेक लगा दिया, और जैसे आपने ब्रेक लगाया तो अब आपसे मैं पूछूंगा, बताइए वेग घटेगा या बढ़ेगा या नियत होगा? तो ब्रेक लगाने का मतलब क्या है? वेग का घटना। भाई आपकी गाड़ी रुक जाएगी, धीरे धीरे ब्रेक लगाओगे तो धीरे धीरे रुकना स्टार्ट हो जाएगी। तो ब्रेक लगाने का मतलब क्या है? वेग का घटना। बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ब्रेक लगाने का मतलब क्या है? कि वेलोसिटी का घटना। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी मेरे लाल? डिक्रीजेस। वेलोसिटी डिक्रीजेस, डिक्रीजेस का मतलब घटना, वेग का घटना। तो हिंदी वालों के लिए ब्रेक लगाने पर आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? घटेगी, ठीक। ऑन अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक लगाने पर, ऑन अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक लगाने पर आपकी वेलोसिटी क्या है? घटेगी। और याद करो कल का कंसेप्ट, वेलोसिटी घटने का मतलब क्या था? त्वरण का नेगेटिव होना। मतलब एक्सेलरेशन कैसा होता था? नेगेटिव। याद आ रही है आपको बात? एक्सेलरेशन कैसा होता था? नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते थे? रिटार्डेशन। याद आ रहा है? मंदन, रिटार्डेशन, मंदन। या इसे क्या बोलते थे? डीएसेलरेशन यानी मंदन। या इसे ही क्या बोलते थे? नेगेटिव एक्सेलरेशन, ऋणात्मक त्वरण। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? चलिए, मतलब सीधी सी बात ये हुई मेरे भाई कि अगर मैं बोलूं कि ये आपकी बाइक है, यही ये, तो ये इस पर वेग कहां लग रहा था? वी, इस डायरेक्शन में लग रहा था वी वेग, मतलब आगे की तरफ चल रही थी वी वेग से। तो जैसे ब्रेक लगाई तो फोर्स कहां लगा होगा? पीछे लगा होगा फोर्स, तभी तो भाई रुकी होगी, तभी तो रुकी होगी। तो फोर्स कहां लगा होगा? पीछे लगा होगा, तभी तो जाके रुकी होगी। और अभी क्या था? कंसेप्ट क्लियर है? जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा? एक्सेलरेशन लगेगा। इस बात से आपकी बात क्लियर है कि नहीं है? तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा? त्वरण लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। या इस बात को आप ऐसे फील कर लो कि रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन कहां होगा? आपकी जो गाड़ी चल रही है उसके अपोजिट। ऐसे फील कर सकते हो आप। भाई एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव से क्या फील आ रहा है? कि आपकी गाड़ी रुक रही है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। ऐसे फील कर सकते हो। या ऐसे फील कर लो कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा? त्वरण। अब इस केस में आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में एंगल कितना होगा? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में एंगल कितना होगा? देखो वेलोसिटी तो आगे की तरफ है और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, यानी दोनों में एंगल कितना होगा? 180 का। ये एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन। तो यहां से यही क्वेश्चन बन जाता है कि एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेग और त्वरण में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री का होगा ब्रेक लगाने पर इस केस में। अब दो चीज आपको मैं समझाना चाहता हूं कि जो कि अभी कुछ देर बाद अब थर्ड केस के अंदर यूज होंगी, और नई नई चीज बेटा हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छी चीज। पहली चीज क्या यूज होगी, जरा ध्यान से देखना, कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में त्वरण आ रहा है। कब आ रहा है? जब एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, वेग बढ़ रहा है। मतलब वेग अगर बढ़ रहा है तो उसी डायरेक्शन में त्वरण आएगा। दूसरी बात कि अगर आपके पास
ब्रेक लगाई आपने, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, त्वरण होगा। यानी ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। यहां तक ये बात क्लियर है, कंसेप्ट एकदम समझ में आ गए। चलो इसको अच्छे से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड केस में। हो गया, चलो थर्ड केस देखो। थर्ड केस में आपको सर्कल का समझाने वाला हूं, बहुत जरूरी चीज। थर्ड केस सर्कुलर मोशन, इसी में डायरेक्शन ऑफ मोशन में, मतलब जो अभी पढ़ा रहा था डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण की दिशा, उसी में है ये टॉपिक सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। इसको जरा समझना, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कैसे जरा देखो। मैं अगर आपसे बोलूं कि ये मेरे पास, मैंने आपके सामने इस तरीके के 3 सर्कल बनाए हैं, पहला सर्कल, और इन तीनों को ध्यान से देखना, दूसरा सर्कल और ये तीसरा सर्कल, जरा ध्यान से एक पॉइंट को देखना। अगर मेरे लाल मैं आपसे ऐसा बोलना चाहूं कि इन तीनों सर्कल के अंदर ये इसका सेंटर है O, और इसका सेंटर है ये O, और इसका सेंटर है ये O। मान के चलो एक धावक है, एक धावक, और वो धावक भाई साहब यहां से चलना स्टार्ट किया, तो यहां पर उसकी जो स्पीड है ना वो 2 मीटर पर सेकंड है, और यहां पर भी उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, और यहां पर भी उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, और यहां पर भी उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, क्या मैं अब इस गोले में भाग रहा है धावक, एथलीट, तो मैं अगर आपसे बोलूं कि मान के चलो उसकी स्पीड यहां पर है 2 मीटर पर सेकंड, अब उसकी स्पीड बेटा यहां पर है 4 मीटर पर सेकंड, बेटा उसकी स्पीड है यहां पर 6 मीटर पर सेकंड, और बेटा अब उसकी स्पीड है यहां 8 मीटर पर सेकंड, यानी वेग का परिमाण बढ़ रहा है। बिल्कुल हो सकता है। क्या अगर मैं आपसे बोलूं तीसरे सर्कल के अंदर ये धावक है, उसकी स्पीड यहां पर 8 मीटर पर सेकंड है, फिर यहां पर उसकी स्पीड बेटा 6 मीटर पर सेकंड है, यहां पर उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है, और यहां पर उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि हाँ, ये तीनों केस बन सकते हैं। उस धावक की जो स्पीड है, उसका परिमाण है, वेग का जो परिमाण है वो नियत भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। यानी ये 3 केस समझना। पहला केस तो क्लियर है। पहला केस क्या है? व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी पहला केस क्या है? व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेग का परिमाण, कोई बेटा स्पीड बोलते हैं, चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोल दूं या स्पीड बोल दूं, बात एक ही है। ठीक है, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हिंदी वालों के लिए, जब वेग का परिमाण या चाल नियत रहे। दूसरा पॉइंट, ये तो पहला था, दूसरा पॉइंट इस केस में क्या हो सकता है? व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जब वेग का परिमाण इज इंक्रीजेज, जब बढ़े। तो हिंदी वालों के लिए जब वेग का परिमाण बढ़ जाए। और तीसरा केस, जब वेग का परिमाण घटे। व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजेस, जब वेग का परिमाण घट जाए, ये हो सकता है। अब ध्यान से, बड़े ध्यान से और प्यार से बात को समझना। लेकिन और लेकिन, क्या तीनों केस के अंदर सर्कल मोशन में, सर्कुलर मोशन में, वृत्तीय गति में, क्या हमेशा और हमेशा डायरेक्शन चेंज होगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगी। यानी वेलोसिटी का परिमाण, वेग का मैग्नीट्यूड, वो घट सकता है, बढ़ सकता है, नियत रह सकता है, लेकिन और लेकिन हमेशा और हमेशा डायरेक्शन चेंज होगी सर्कुलर मोशन के अंदर। ये बात तो क्लियर है। मतलब इस केस में भी डायरेक्शन चेंज होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस केस में भी डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब इस केस में भी डायरेक्शन चेंज होगी। ये बात तो अब तो फील आ रही होगी। मतलब ये डायरेक्शन तो ऑलवेज चेंज, डायरेक्शन तो ऑलवेज चेंज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। डायरेक्शन तो सर्कुलर मोशन में हमेशा बदलेगी, लेकिन वेग का परिमाण घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है और नियत भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब मेरे पॉइंट को ध्यान से समझते जाना, एक एक चीजों को क्लियर करता जाऊंगा। बेटा ध्यान से पॉइंट को समझना। मैं आपसे बोल रहा हूं कि बेटा जब सर्कल
में आप घूम रहे हैं, ये एथलीट चक्कर लगा रहा है और जब उसका वेग का परिमाण क्या है, नियत है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्शन चेंज हो रही है और आप सर्कल में घूम रहे हैं। तो मैंने बताया था कि कोई चीज गोल गोल कब घूमती है, वो तब घूमती है कि उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, मतलब एक सेंटर की तरफ एक बल लगता है और उस बल का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। हर केस में, क्योंकि आपको इतना पता लग गया कि तीनों केस में गोल गोल घूम रहे हैं, जब गोल गोल घूम रहे हैं तो गोल गोल घूमने का एक ही कारण है, अभी बताया था, और उसका एक कारण क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एफसी क्या है, अभिकेंद्रीय बल। और फिर मैंने बताया था, यह कंडीशन आपको अभी बताई थी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या आएगा, त्वरण आएगा। मतलब यह बात भी आपको क्लियर हो गई कि इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभिकेंद्रीय त्वरण। ये अभी बताया था आपको। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यानी तीनों केस के अंदर ही आएगा। यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात अब आपसे मैं क्या बोल रहा हूं कि जब डायरेक्शन चेंज होती है तो हमेशा और हमेशा एक बल आता है और उस बल का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स और उस त्वरण का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है, नोट डाल के वाला पहला पॉइंट क्या है, डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से त्वरण आता है, उस त्वरण को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभिकेंद्रीय त्वरण। पहली बात तो इतनी क्लियर है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। बात समझ में आ रही है? वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो त्वरण आता है उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी ड्यू टू change in the direction of velocity, यानी वेग की दिशा बदलने पर जो त्वरण आता है उसे क्या बोलते हैं हम, बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अकर्स, पाया जाता है, या ऐसे बोल दो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। पहली बात, हिंदी वालों के लिए वेग की दिशा बदलने पर अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न होता है। पहली बात ध्यान से देखते जाना, मैं थोड़ा सा अब एक नया पेज लूंगा, ठीक है, नई स्लाइड लूंगा और उस पर आपको पहले इस पॉइंट को समझाना चाहता हूं, उसके बाद इसको और उसके बाद इसको, तीनों पॉइंट को जरा ध्यान से देखते जाना। पहला केस ध्यान से देखते जाना, ये पहला केस है। अब बार बार नहीं लिखूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहला केस क्या है कि जब उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड क्या है वो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी, यानी 2 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। बट डायरेक्शन क्या हो रही है उसकी, चेंज हो रही है, दिशा क्या है उसकी, बदल रही है। ठीक, मैंने अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि ये सेंटर है, सेंटर की तरफ जो फोर्स आता है उसे क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसकी वजह से जो त्वरण आ रहा है उसे क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब बेटा जो एफसी से क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और हिंदी वालों के लिए सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, हिंदी वालों के लिए अभिकेंद्रीय बल। और मैंने अभी बताया था इसकी जो डायरेक्शन है वो कहां होती है, कहां होती है, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। तो डायरेक्शन always towards the center of circle, यानी अभिकेंद्रीय बल की दिशा हमेशा वृत्त के केंद्र की तरफ होती है। और अभी एक चीज क्या आई, एसी, इसे क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब अभिकेंद्रीय त्वरण। और इसकी डायरेक्शन हमेशा कहां होती है, हमेशा और हमेशा जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन होगा। तो यहां सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो उसकी भी डायरेक्शन कहां होगी, वृत्त के केंद्र की तरफ होगी। ठीक है, दूसरी बात मैंने क्या बात करी कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये कब प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस ओनली व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज। ये बेटा तभी उत्पन्न होगा जब वेग की दिशा बदले, ये बात दिमाग में सेट कर लो। तो वेग की जब दिशा बदलेगी तब एक त्वरण आएगा और उस त्वरण का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सर्कल में
हमेशा और हमेशा दिशा बदलती रहेगी, और सर्कल में जब हमेशा हमेशा दिशा बदलती रहेगी तो सर्कल में हमेशा और हमेशा क्या आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। ये बात तो क्लियर है। तो हमेशा और हमेशा ये त्वरण आपको देखने को मिलेगा। हिंदी वालों के लिए प्रोड्यूस ओनली व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, मतलब अविकेंद्र त्वरण तब उत्पन्न होता है जब वेग की दिशा बदलती है। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद बेटा एक नेक्स्ट पर, इस सेकंड वाले केस पर पहुंचने वाले हैं जहां वेग का परिमाण बढ़ रहा है। एक इसमें नई चीज आपको मैं सिखाने वाला हूं, वो है बेटा एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्शीय त्वरण। स्पर्शीय त्वरण, और इसको बेटा एटी से दर्शाते हैं। ये कब उत्पन्न होता है ये समझना बहुत जरूरी है। ये तब उत्पन्न होता है जब वेग का परिमाण घटे या बढ़े, यानी जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज होती है, चाहे उसका मैग्नीट्यूड बढ़े या घटे, तब ही ये उत्पन्न होगा। एक्सेलरेशन यानी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, अविकेंद्र त्वरण, कब उत्पन्न होता है, जब वेग की दिशा बदले, when the direction of velocity change। सर्कल के अंदर, क्वेश्चन पर ध्यान देना, एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन, सर्कल के अंदर हमेशा और हमेशा दिशा बदलेगी, और जब दिशा बदलेगी तो हमेशा और हमेशा कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए ये हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है हमेशा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेटा कब प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस ओनली व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज। हिंदी वालों के लिए स्पर्श त्वरण तब उत्पन्न होता है जब वेग का परिमाण बदले, चाहे तो उसका वेग का परिमाण घटे, यानी चाहे तो वो बढ़े चाहे वो घटे, डिक्रीजेस। बात है ना, किसी भी केस में चाहे चेंज हो रहा है मतलब बढ़े या घटे। इतनी बात क्लियर है। अब मैं सेकंड केस में यहीं पहुंचने वाला हूं, यहां लौटकर जरा देखते जाना। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में तो भैया जरा देखो, आपका मैग्नीट्यूड तो क्या है, बदल रहा है, मतलब यहां एक एक्सेलरेशन आएगा, और इस एक्सेलरेशन का नाम क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जरा देखते जाना, मतलब सीधी सी बात क्लियर हो गई कि यहां एक एक्सेलरेशन आएगा और उस एक्सेलरेशन का नाम क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन जरा समझो, यहां मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है कि घट रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, और इसमें घट रहा है। और जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, अब याद करो, रिकॉग्नाइज करो इस लेक्चर को, इस लेक्चर को याद करो, जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, ये रहा, तो जिस डायरेक्शन में जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सेलरेशन। और उस एक्सेलरेशन को यहां क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, स्पर्श त्वरण। यानी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन का नाम क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बात समझ में आ रही है? दोबारा से रिपीट कर देता हूं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, बढ़ रहा है, 2 फिर 4 फिर 6 और 8। और मैंने अभी क्या बताया था कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जब बढ़े, इसका मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में वेग होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की वजह से, चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है, उस एक्सेलरेशन को क्या बोल रहे हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आ जाओ इस केस में, यहां जरा देखो, परिमाण घट रहा है, क्या है, घट रहा है। और जब घट रहा है तो मेरे लाल याद करो ये कंसेप्ट, तो अगर आपकी वेलोसिटी घटे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटे, भाई किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की, अगर वेग का परिमाण घटे, इसका मतलब जिस दिशा में वेग होगा उससे विपरीत दिशा में, उससे अपोजिट दिशा में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। मतलब ये हो गया कि इससे अपोजिट डायरेक्शन में, वेग के अपोजिट डायरेक्शन में जो त्वरण आएगा, उस त्वरण का नाम क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी ये क्या कहलाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई, कि जिस डायरेक्शन में वेग होगा
उसी डायरेक्शन में अब जो एक्सेलरेशन निकलेगा उसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। और यहां जब वेग का मैग्नीट्यूड घटेगा तो वेग के अपोजिट होगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। इन दो बातों को मैं नोट करके लिखना चाहता हूं, यहां ध्यान से मेरी बात को पकड़ना। एक एक चीज बेटा नोट्स में आपको डलवा रहा हूं, एक एक चीज। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि व्हेन, हिंदी वालों के लिए जरा देखते रहना, इंग्लिश वालों के लिए, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, हिंदी वालों के लिए जब वेग का परिमाण बढ़े, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस देन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी स्पर्श त्वरण, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? मतलब पॉइंट क्लियर है हिंदी वालों के लिए। जब वेग का परिमाण बढ़े तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी स्पर्श त्वरण की दिशा वेग की दिशा की तरफ होगी। बात क्लियर है? बताइए, बात क्लियर है? तो इस केस के अंदर मेरे लाल, अगर मैं एंगल निकलवाऊं तुमसे AT और V के बीच में, तो क्या आएगा? 0 डिग्री आएगा। पहला पॉइंट। क्वेश्चन बन रहे हैं अब आपके यहां से, क्वेश्चन बन रहे हैं। कोई भी किताब खोल लेना, जो मन आए उस किताब के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे होगे, ये चीज ध्यान रखना। मतलब यहां से क्वेश्चन क्या बना? पहला क्वेश्चन यहां से क्या बना कि एंगल बिटवीन AT एंड B, तो भैया एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या आ गया? एंगल कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए AT और AC में एंगल क्या होगा? AT और AC भैया दोनों एक दूसरे के कैसे होंगी? परपेंडिकुलर। तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? 90 का होगा। ये AT और ये AC। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको भी लिख देता हूं। दूसरा, एंगल बिटवीन AT एंड AC, ये क्या होगा? 90 यानी π/2। बताइए, पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे अब बोलूं, पहला पॉइंट, अगर मैं आपसे अब बोलूं कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटे, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजेस, हिंदी वालों के लिए यदि वेग का परिमाण घटे, देन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, AT लिख दिया है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। हिंदी वालों के लिए भैया, जब वेग का परिमाण घटे तब स्पर्शीय त्वरण की दिशा वेग की दिशा के विपरीत होगी। इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ध्यान से, दोबारा हिंदी वालों के लिए, जब वेग का परिमाण घटे तब स्पर्श त्वरण की दिशा वेग की दिशा के विपरीत होगी। जैसा कि आप अनुभूति कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, ये बात बिल्कुल अपोजिट होगी। तो ऐसे केस में AT और V के बीच में एंगल कितना होगा? बताइए, 180 का। क्या होगा? 180 का। तो इस केस में मेरे शेर, जो एंगल होगा वो कितना होगा? तो इस केस में एंगल बिटवीन AT एंड V वो कितना हो जाएगा? 180 का होगा, पाई का होगा। दूसरी बात, इस केस में AT और AC के बीच में एंगल कितने का होगा? 90 का होगा। मतलब हमेशा ये बात आपको फील आ गई होगी कि AT और AC एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये बात मैं नोट डाल के लिख देना चाहता हूं। यहां लिख दूं नोट डाल के, या आगे लिख देता हूं? नोट डाल के क्या लिख देता हूं? AT and AC are perpendicular always। जब भी जहां भी AT आएगा और AC आएगा तो एक दूसरे कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। मतलब ये कंडीशन बन सकती है AT इज परपेंडिकुलर टू AC। बताइए, ठीक है?
नोट डाल के समझने वाली बात क्या है, एक नोट डाल के, सेंटीपिटल एसिलेशन मतलब एसी इज ऑलवेज प्रोड्यूस इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन। हिंदी वालों के लिए कि अविकेंद्र त्वरण वृत्त गति में हमेशा उत्पन्न होगा, बट एटी इज नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस, बट स्पर्श त्वरण हमेशा उत्पन्न नहीं होगा, यह ध्यान रखना। क्यों, यह बात तो आपको क्लियर है, क्योंकि एसी कब उत्पन्न होता है, रिपीट कर रहा हूं, एसी कब उत्पन्न होता है, जब दिशा बदलती है। और सर्कुलर मोशन के अंदर मेरे भाई दिशा हमेशा बदलेगी, और जब दिशा हमेशा बदलेगी तो यह हमेशा उत्पन्न होगा। एटी हमेशा क्यों उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि एटी तभी उत्पन्न होता है स्पर्श त्वरण यानी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, जब वेग का परिमाण बदले, और वेग का परिमाण हमेशा बदले ये ऐसा संभव नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, बदल भी सकता है और नहीं भी, इसलिए ये हमेशा उत्पन्न नहीं होगा। आई होप तुमको मेरी बातें एक एक चीजें क्लियर हो रही होंगी। बताइए, इतनी बातें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हैं, यहां तक एक एक बात आपको समझ में आ रही है। आगे मूव करें, चलो नेक्स्ट। मैं कितनी भी कोशिश करूं तो आपका लेक्चर 1 घंटे से ऊपर चला जाता। देखो, जब डेप्थ में आपको पढ़ाएंगे ना, डेप्थ में आपको पढ़ाएंगे तो चीजें आपको बड़ी मिलेंगी। ये कोई कॉमेडी या कोई ऐसा गाना नहीं है जो आपको 4 या 5 मिनट का आनंद की अनुभूति कराए, ये ध्यान रखना। तो जो भी लेक्चर्स हैं वो थोड़े बड़े होते हैं मेरे, उसका रीजन है कि थोड़ा डेप्थ में और बिल्कुल जीरो से उठाता हूं। कुछ भी एक भी पॉइंट बेटा, मतलब कहते हैं ना कि आपको किताब पढ़ने की खुद की कोई जरूरत नहीं है, एक एक पॉइंट यहां मैं नोट कराता हूं, एक एक चीज आपको समझाता हूं, एक एक सिंगल से सिंगल चीज। बस आप मेहनत करते रहिए, ये चीज बहुत जरूरी है। आपको कोई भी किताब जो मन आए वो किताब उठा लेना, क्वेश्चन मैं लगवा रहा हूं टॉपिक वाइज, आप देख रहे होंगे आज भी जो आपको मैं कराऊंगा इस पर क्वेश्चंस लगवाने वाला हूं, ठीक है, आज भी उस पर क्वेश्चंस लगवाने वाला हूं। तो आप देख रहे हैं मैं टॉपिक के साथ क्वेश्चंस लगवा रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और एक नई चीज समझने की कोशिश करते हैं। एक दो चीज है वो देख लो, जनरली इस पर क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। जैसे मैं मान के बोलूं आपसे कि आपके पास एक पिंड है, एक वस्तु है, कोई ये बॉडी है, और इस बॉडी का मास m1 है। कितना मास है इसका, m1, और इसके पास त्वरण है a1 और इस पर फोर्स लग रहा है F। कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। ठीक वैसे ही एक दूसरी बॉडी है, ये इसका मास थोड़ा अलग है, इसका मास है m2, मास m2 है। अब इसके पास जो त्वरण है वो a2 आता है, लेकिन इस पर भी फोर्स हम कैसा लगा रहे हैं, सेम लगा रहे हैं बल। कैसा लगा रहे हैं, बल सेम। ये पहला स्टेप है, स्टेप 1, ये स्टेप 2 है, और स्टेप 3 में उसने क्या बोला है हमसे कि इन दोनों बॉडी को कंबाइंड कर दो, यानी जोड़ दो, कर दो भैया कंबाइंड। मैंने कंबाइंड कर दी, मान के चलो इसका मास m1, इसका मास m2। तो बोल रहा है कि इसका एक्सेलरेशन a आता है, और इन दोनों कंबाइंड सिस्टम पर भी फोर्स F लगा रहा है, यानी जो बल यहां पर लगाया था वही बल यहां पर लगाया था और वही बल यहां लगा रहा है, लेकिन यहां पर जो त्वरण आ रहा है वो a आ रहा है। तो अब आपको ये a त्वरण बताना है इस कंबाइंड सिस्टम का कितना होगा। समझ पा रहे हो, यानी ये हमारा स्टेप 3 है क्वेश्चन का। दोबारा से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। एक हमारे पास बक्सा है m1 का, और इस पर F फोर्स लग रहा है, और इस पर त्वरण है a1, राइट। त्वरण कितना है, a1, स्टेप 1। इस पर भी फोर्स F लग रहा है, इसका मास m2 है, और इस पर त्वरण आ रहा है a2। फिर बोल रहा है इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। इस पर भी फोर्स F लग रहा है, लेकिन इस पर त्वरण a आ रहा है, वो a त्वरण आपको निकालना है। तो a क्या है, a इज एक्सेलरेशन ऑफ कंबाइंड सिस्टम। a क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ कंबाइंड सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का त्वरण है, भी हमसे निकलवा रहा है। तो बेटे ऐसे केस में इसका जो a निकल के आएगा वो आता है a1 a2 अपॉन a1 प्लस a2, ये आता है। अब बोलेंगे आप इसको प्रूफ करवा दो, तो बहुत आसान सी बात है, प्रूफ के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम समझ सकते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं यहां से a1 निकालना है, तो a1 कैसे निकालेंगे आप, f अपॉन m1। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं कि a2 निकालिए यहां से, f अपॉन m2, यही तो बोलेंगे, बताइए, ठीक है। और अगर मैं आपसे भी इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालूं तो क्या बोलेंगे, F ऑन m नेट।
मास कितना है m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो क्या अगर आप यहां से m1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी f ऑन a1, तो यहां पुट कर दो m1 की जगह f ऑन a1। ठीक है, ऐसे अगर m2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा f अपॉन a2, और f आप कॉमन ले लेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे नीचे a1 a2 एलसीएम लेंगे तो a1 a2 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे बचा क्या a1 प्लस a2। लो भैया प्रूफ भी हो गया। प्रूफ वालों को अगर कोई दिक्कत हो तो ये आपका पास रिजल्ट आपको इसका पता होना चाहिए। क्वेश्चन इस पर सीधा सा है, जैसे इस पर एक क्वेश्चन करा देता हूं, इसको नोट कर लो। कॉमन सी बात, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया उसने, मान के चलो ये, जैसे क्वेश्चन दे दिया उसने ये कि आपके पास ये बक्सा है और इसका जो मास है ना वो मान के चलो 5 kg है और इसका त्वरण है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, और इस पर फोर्स लग रहा है F। फिर दूसरा, ये आपके पास दूसरा बक्सा है, इसका मास इस बार 10 kg है और इस पर त्वरण लग रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इस पर भी फोर्स क्या आ रहा है ये, ठीक, बात समझ में आ रही है। हमसे बोल रहा है कि अब जब इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है, कर दो साहब कंबाइन, इसका 5 और इसका 10 kg, तो इस पर भी जो फोर्स है वो सेम लग रहा है और यहां जो त्वरण आ रहा है वो ए आ रहा है। तो आपको ये ए त्वरण निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इस कंबाइंड सिस्टम का त्वरण है ए, तो a1 a2 अपॉन a1 प्लस a2, ऐसे तो करेंगे। तो a1 कितना है मेरे भाई 3, a2 कितना है 6 अपॉन 3 और 6, तो 6 ते 18/9, 9 का भाग देंगे 18 में, 9 दूनी 18, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा इस कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन। क्लियर है, बात समझ में आ गई, बताइए कोई भी दिक्कत? ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आता है इसमें जनरली, वो देख लो। जैसे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा ऐसे कि एक कोई बॉडी है, उसका एक्सेलरेशन a1 है, वो t1 टाइम में कितना एक्सेलरेशन तय करती है a1। अब t2 टाइम में इसका एक्सेलरेशन कितना है a2 है कि नहीं है, t2 टाइम में एक्सेलरेशन कितना है a2। तो अब आपसे बोल रहा है इसका एवरेज एक्सेलरेशन निकालिए, एवरेज एक्सेलरेशन मतलब औसत त्वरण बताओ कितना होगा, औसत त्वरण। दोबारा समझ लो क्वेश्चन क्या है, एक बॉडी है और उसका t1 समय में जो एक्सेलरेशन है वो a1 है, t2 टाइम में एक्सेलरेशन a2 है। अब आपसे पूछ रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे, वेलोसिटी अपॉन टाइम, याद होगा आपको। तो कैसे निकालेंगे, टाइम तो हमारे पास है t1 प्लस t2, लेकिन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, मैं दे नहीं रखा। तो भैया वेलोसिटी बराबर क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो ये आ जाएगा a1 इंटू t1 प्लस a2 इंटू t2, ये आपका क्या बन जाएगा, एक एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। बताइए इतनी बात क्लियर? तो इस पर भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। जैसे इस पर आपको क्वेश्चन उसने दे दिया, मान के चलो कि एक बॉडी है और उसका मान के चलो 2 सेकंड में एक्सेलरेशन उस बॉडी का कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 4 सेकंड बाद उसका एक्सेलरेशन कितना है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमसे बोल रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या है, a1 इंटू t1 प्लस a2 इंटू t2, तो a1 ये t1 प्लस a2 t2 अपॉन t1 प्लस t2, सॉल्व कर दो। तो 8 प्लस 4 दूनी 8, 8 चौक 32 और 4 और 2 6, तो 32 और 8 कितना होता है 40/6, तो 2 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आ जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। बताइए क्लियर? ठीक है, एकदम क्लियर है, आगे बढ़े। चलो देखो आज की थ्योरी आपकी यहीं समाप्त होती है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो कि बहुत जरूरी हैं, ठीक है, और कल हम आगे की थ्योरी में मूव करेंगे। ठीक, चलो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये प्रीवियस ईयर के आए हुए एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान रखना, तो हल्के में भी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 180 माइनस 16s की पावर 1/2 बोल रहा है कि उसका त्वरण निकालना है। त्वरण क्या होगा, वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। जनरली इस क्वेश्चन को बच्चा गलत कर देता है, जनरली, है ना, तो करिए सॉल्व आप। तो एक्सेलरेशन निकलवा रहा है, हम सब जानते हैं जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दो। लेकिन
अगर आप यहां जरा देखें, अगर इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे डीवी ओवर dt करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर है, पहले पावर का हो जाएगा, ये आ जाएगा रूट 1/180 माइनस 16s। कोई दिक्कत, लिख सकता हूं ये बात, ठीक है। रूट में कर दिया है मैंने, इंटू 180 का क्या बन जाएगा 0, माइनस 16x का कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -16, और x का क्या बन जाएगा dx ओवर dt, क्योंकि भैया देखो टाइम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, और यहां क्या बन जाएगा dx ओवर dt, x का क्या आ जाएगा dx ओवर dt। अब जरा एक बात देखो, dx ओवर dt, dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, यही तो होता है। तो क्या मैं dx अपॉन dt को वेलोसिटी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1/2 रूट 180 माइनस 16x माइनस 16 इंटू वी, ये v बन गया, और v की वैल्यू कितनी है, ये रही 180 माइनस 16x रूट में 1/2 लिख दो यार रूट में, यानी 180 माइनस 16x, ये रहा v। तो क्या मैं इससे इसको काट सकता हूं, और 2 से 16 को -8 बार काट सकता हूं, तो -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, -8। ऑप्शन आएगा सी इज करेक्ट। बताइए क्लियर है यहां तक, एकदम क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, द पाथ ऑफ पार्टिकल मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स फिक्स्ड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज, परिणाम और दिशा में नियत बल के प्रभाव में गतिमान एक कण का पथ है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर फोर्स फिक्स है, उसकी डायरेक्शन भी फिक्स है, मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, समझ रहे हो मेरी बात। अगर कोई पार्टिकल है मेरे पास, उसकी डायरेक्शन भी क्या है, ये फिक्स है, और इस पर आपने जो फोर्स लगाया, मान के चलो कितना लगाया 5 न्यूटन लगाया, तो और डायरेक्शन भी देखो उसकी ये है, और उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, तो उस पार्टिकल की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी भाई, सीधी सी बात है, क्या होगी बेटा, स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, सरल रेखा होगी, इसमें तो कुछ सोचना नहीं। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए इज करेक्ट। जब डायरेक्शन एक ही हो और मैग्नीट्यूड फिक्स हो तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, मतलब डायरेक्शन सेम है, तो ऐसे केस में पाथ का कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि y बराबर आपको ये दे रखा है a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी की पावर 4। बोल रहा है कि प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी और त्वरण यानी त्वरण मतलब एक्सेलरेशन क्रमशः है, क्रमशः, ठीक है, हमें निकालने हैं इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो प्रारंभिक वेग क्या होता है, जब टाइम 0 होता है, कल भी हमने क्वेश्चन लगाए थे, टाइम 0 पर जो वेलोसिटी निकल के आती है उसे इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर आप इस केस के अंदर y बराबर आपको दे रखा है a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी की पावर 4, तो एक बार डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। तो इसका 0, इसका b, इसका 2ct माइनस 4d टी क्यूब, ये आ जाएगा। अब इनिशियल वेलोसिटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जहां जहां आपको टी दे रखा है उसको 0 कर दो, ये 0 कर दो, तो v क्या निकल के आ जाएगा, b आ जाएगा, b मीटर पर सेकंड। तो यहां से आपको जो अब ये v क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो प्रारंभिक वेग कितना निकल के आ गया, b निकल के आ गया। अभी आपको इसी केस में क्या निकालना है, एक्सेलरेशन भी निकालना है इसी कंडीशन में। तो एक्सेलरेशन देखो कितना होगा, तो अगर आपके पास वेलोसिटी है, अब इसी का डिफरेंशिएशन कर दो वेलोसिटी का, तो dv अपॉन dt क्या निकल के आ जाएगा, एक्सेलरेशन। जरा देखो इस केस में, इसका b का 0, ये भी 0, 2ct का 2c, और इसका कितना आ जाएगा dt क्यूब का माइनस के 12 dt स्क्वायर। इसी केस में पूछ रहा है इनिशियल वेलोसिटी यानी क्रमशः निकालने हैं, तो भैया आपको टाइम को 0 पुट करना पड़ेगा, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना निकल के आ जाएगा 2c मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन देख लो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा 2c और ये आ जाएगा b, तो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास c इज करेक्ट, b, 2c। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि किसी कण के त्वरण में परिवर्तन होता है जब, यानी एक्सेलरेशन पार्टिकल चेंज व्हेन, कब बदलता है। अभी मैंने कराया था डायरेक्शन चेंज हो तभी भी बदलेगा और मैग्नीट्यूड हो तभी भी बदलेगा, ये बात क्लियर है, ठीक। तो यानी ऑप्शन क्या बन जाएगा, बोथ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर इतनी बात, कोई भी आपत्ति, क्योंकि एक्सेलरेशन है क्या, वेक्टर, एक्सेलरेशन है क्या, वेक्टर यानी सदिश राशि, और वेक्टर डायरेक्शन के बदलने पर भी बदलेगा और मैग्नीट्यूड के बदलने पर भी बदलेगा, ठीक। अगला प्रश्न बोल रहा है कि यदि कोई पार्टिकल एक
एक्सेलरेशन से मूव करता है तो इनमें से कौन सी चीज नियत रहेगी? यदि एक कण त्वरण के साथ गति करता है तो निम्न स्थिर रह सकते हैं, इनमें से क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? तो भैया जब कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो क्या चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए? जरा देखो, स्पीड, बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी। भैया देखो वेलोसिटी तो एक वेक्टर है, क्या है? वेक्टर। तो इसके पास डायरेक्शन होगी तो बदलेगी, बात समझ में? मैग्नीट्यूड आएगा तभी बदलेगी, क्लियर? तो ये तो बदलेगी, लेकिन स्पीड क्या है? एक स्केलर है, अदिश राशि है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है तो मैग्नीट्यूड है, तो इसका मतलब ये क्या रहेगी? सेम रहेगी, ये नहीं बदलेगी, ठीक? तो इसका मतलब वेलोसिटी और स्पीड दोनों नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ स्पीड होगा। ऑप्शन भी बोल रहा है नादर स्पीड नॉर वेलोसिटी, ये भी गलत है। ओनली द वेलोसिटी, ये गलत है क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी, ओनली द स्पीड, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ क्या नियत रहेगा? स्पीड नियत रहेगा, ठीक है? कोई दिक्कत? ऑप्शन इसमें क्या बन जाएगा? डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि आपको एक वेलोसिटी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 20 प्लस 0.1 इंटू टी स्क्वायर, ये वेलोसिटी दे रखी है और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पिंड चल रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, नॉन यूनिफॉर्म से, सॉरी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से, समान मंदता से, मंदन से, या गैर समान त्वरण नॉन यूनिफॉर्म से, या जीरो एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकलवा रहा तो डीवी अपॉन डी। भैया एक्सेलरेशन क्या निकल के आ जाएगा? इसका 20 का 0 और इसका क्या आ जाएगा? 0.1 इंटू 2, तो 0.2 टी। तो 0.2 क्या है? कांस्टेंट है, तो मतलब एक्सेलरेशन क्या किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर, और टाइम पर डिपेंड करेगा तो कैसा एक्सेलरेशन होगा? ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बात क्लियर? रिटार्डेशन तो होगा ही नहीं क्योंकि नेगेटिव नहीं है, और यूनिफॉर्म भी नहीं होगा, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे त्वरण बदलेगा, और टाइम पर डिपेंड कर रहा है। अब टाइम 2 सेकंड पर ये, 10 सेकंड पर ये, 15 सेकंड पर कुछ और, तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे बदलेगा, यानी ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म, गैर समान। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी इज करेक्ट, ठीक है? चले अगला प्रश्न देखो। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि व्हाट डिटरमाइन द नेचर ऑफ पाथ ऑफ द फॉलोड बाय द पार्टिकल। पार्टिकल के द्वारा, मतलब कोई पार्टिकल है तो किसी पार्टिकल द्वारा कैसे हम निर्धारित करेंगे कि इसका पाथ ही होगा, इसका रास्ता ही होगा? तो कण द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पथ की प्रकृति क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। स्पीड बताएगा या वेलोसिटी बताएगा, एक्सेलरेशन? तो मेरे लाल देखो डायरेक्शन कौन बताता है? यानी पाथ और नेचर ऑफ पाथ से मतलब क्या है? नेचर ऑफ पाथ, रास्ता का रास्ता, पथ का रास्ता, नेचर ऑफ पाथ। नेचर ऑफ पाथ का मतलब है कि उसका पाथ सर्कुलर होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, एलिप्स होगा, कैसा पाथ होगा, ये कौन बताता है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताती है। और डायरेक्शन कहां से मिलती है? जिसके पास वेक्टर हो, सीधी सी बात है, क्लियर? तो वेक्टर होगा वही आपकी डायरेक्शन, वही आपका नेचर ऑफ पाथ बताएगा। अब चला चेक कर लो कि कौन है। स्पीड तो नहीं होगा क्योंकि स्पीड तो स्केलर है, तो ऑप्शन जरा देखो, वी वेक्टर बिल्कुल होगा, एक्सेलरेशन बिल्कुल होगा, बोथ ए एंड बी एंड सी, बिल्कुल ऑप्शन डी सही होगा एकदम, क्योंकि ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, क्लियर? तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी इज करेक्ट, क्लियर? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि आपको टाइम और डिस्प्लेसमेंट का एक रिलेशन दे रखा है ये, और बोल रहा है मंदन निकालना है, रिटार्डेशन निकालना है, क्वेश्चन के अंदर मंदन निकालना है आपको। तो वीडियो को पॉज करो, अच्छा सवाल है और उसको करने की कोशिश करो, ठीक है? चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि t बराबर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, क्या निकलवा रहा है? मंदन। तो एक काम करूं, क्या मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकता हूं? सॉरी, हाँ, x के रेस्पेक्ट में dt अपॉन dx कर सकता हूं, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा? 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। क्या मैं इसको उल्टा कर सकता हूं? dx अपॉन dt, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 1.2 अल्फा एक्स प्लस बीटा हो जाएगा। तो क्या मैं इसको dx अपॉन dt को वेलोसिटी कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। और क्या मैं, आपको इतनी बात क्लियर है? नहीं, इतनी बात तो क्लियर है, यानी वेलोसिटी बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 1.2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो क्या मैं आगे अगर एक्सेलरेशन निकालना है मुझे, dv अपॉन dt लिख सकता हूं? ये होता है कि नहीं होता है? तो एक काम कर सकता हूं मैं, dx का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, dx को यहां ले जाऊं, dt को यहां ले जाऊं, ये भी कर सकता हूं, मतलब dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। तो क्या आपको ये dx अपॉन dt ये दिखाई दे रहा है?
जो कि किसके बराबर है, v के बराबर, और जिसकी वैल्यू कितनी है 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि dv अपॉन dx इंटू वी, बोलो कोई दिक्कत, और v की जगह क्या पुट कर सकता हूं 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, अगर लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं dv अपॉन dx इंटू 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा लिख सकता हूं। बताइए कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर मैं आगे और बढ़ूं तो मुझे क्या निकालना है अब, इस निकालने के लिए, रिटार्डेशन को कैलकुलेट करने के लिए dv अपॉन dx निकालना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं अगर इसको आगे लिखूं तो क्या मैं इसको 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इनवर्स लिख सकता हूं, और यहां मैं डिफरेंशिएशन कर दूं एक्स के सापेक्ष, कर सकता हूं। तो जरा देखिए पहले पावर का करेंगे तो एन एक्स एन माइनस वन, तो -1 अंदर क्या बचेगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -2, इसका 0 बन जाएगा और बचा क्या 2 अल्फा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं -2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बताइए लिख सकता हूं। और क्या मैं, क्लियर है, इतना तो आपको समझ में आ गया। तो क्या मैं 1/2 अल्फा एक्स को क्या बोल रहा था, b बोल रहा था, तो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर को v स्क्वायर नहीं कह सकता, बिल्कुल कह सकता हूं। तो इसको -2 अल्फा v स्क्वायर लिख सकता हूं, बताइए कोई दिक्कत, क्योंकि v बराबर क्या है 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर लिख दिया। यानी dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, माइनस इस पूरे की वैल्यू क्या निकल के आ गई -2 अल्फा v स्क्वायर इंटू वी, और v स्क्वायर इंटू वी कितना बन जाएगा v क्यूब। तो आप जरा देखिए एस्लेशन क्या निकल के आ गया नेगेटिव, और नेगेटिव एस्लेशन को क्या बोलते हैं रिटार्डेशन। तो इस केस में रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी होगी अब 2 अल्फा बी क्यूब, कितनी होगी 2 अल्फा बी क्यूब, ठीक है। तो 2 अल्फा बी क्यूब, अगर मान के चलो किसी ऑप्शन में मान लेता हूं ये दे देता मान के चलो आपको 2 अल्फा बी क्यूब, तो आपका आंसर ये कभी नहीं होता, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं रिटार्डेशन कैलकुलेट करना है, रिटार्डेशन ऑलरेडी क्या होता है नेगेटिव, ये आपका आंसर कभी नहीं होता, ये ध्यान रखना। आपका आंसर क्या है 2 अल्फा बी क्यूब। क्लियर, एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि अ पार्टिकल मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई कण है और वो एक समान वेग से चल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ पार्टिकल आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उस पार्टिकल के मोशन के लिए सही है। ऑप्शन दे रखा है, उसकी स्पीड 0 होगी, त्वरण 0 होगा, या उसका एस्लेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी के, या इसकी गति परिवर्तनीय होगी, ठीक। आप जानते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग, एक समान वेग का मतलब आपने क्या पढ़ा था, यानी वेलोसिटी कैसी है अगर कांस्टेंट, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, तो आप जानते हैं एस्लेशन क्या होगा 0 होगा, एकदम सही बात है, ठीक। तो हमारे लिए आंसर क्या बन जाएगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा, ठीक, ऑप्शन बी बन जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन ए पर विजिट करें तो क्या बोल रहा है स्पीड इज 0, तो भैया यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या कभी स्पीड 0 होती है भाई। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, मैंने बताया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब आपको बताया था कि उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा है, और मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड भी क्या हो सेम हो, और डायरेक्शन भी कैसी हो सेम, उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। इस केस में वेलोसिटी और स्पीड दोनों क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं। आपको एक बात सिखाई है, नियत होते हैं, ना तो डायरेक्शन चेंज होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो वेलोसिटी और स्पीड क्या होंगे कांस्टेंट, तो ये तो गलत है। एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी के, ये भी गलत है, और स्पीड में भी वेरिएबल, ये भी गलत है, क्योंकि स्पीड क्या होगी कांस्टेंट होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन क्या बन जाएगा बी इज करेक्ट, एक्सेलरेशन इज 0, राइट। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि आपको एक एक्स नोट डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी एंड एक्स बराबर दिस, मतलब सीधी सी बात है, क्वेश्चन के अंदर आपको डिस्प्लेसमेंट बराबर ए कॉस टी दे रखा है, क्या निकलवा रहा है एक्सेलरेशन निकलवा रहा है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, तो एक बार करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा वेलोसिटी, क्या बन जाएगा कॉस टी का माइनस साइन टी, एक और बार करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा एक्सेलरेशन, यही हमें निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या निकल के आ जाएगा माइनस साइन का क्या बन जाएगा कॉस, माइनस ए कॉस टी, आंसर क्या बन जाएगा ये माइनस ए कॉस टी, ऑप्शन आ जाएगा बी, ठीक है। तो जिनको अगर डिफरेंशिएशन नहीं आते बेसिक, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स का डिफरेंशिएशन के पार्ट का, ठीक है, वो जाके जरूर देख लें। बताइए इतनी बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस व्हेन अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई पार्टिकल एक समान वेग से चल रहा है, जब कोई कण एक समान वेग से गतिमान होता है, तो निम्न में से कौन सा परिवर्तनीय है? बताइए इनमें से कौन सी चीज चेंज होगी। अभी मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि स्पीड और वेलोसिटी कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। चलता वेग कैसे होंगे, कांस्टेंट। तो स्पीड और वेलोसिटी तो कभी भी आपके परिवर्तनीय नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे। और एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो, तो ये भी कभी परिवर्तनीय नहीं होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। ऑप्शन बन रहा है डी, पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या, आंसर तो डी है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, टाइम के हिसाब से पोजीशन चेंज होना बॉडी की, उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान के चलो ये कालू भैया है, तो उनकी 1 सेकंड बाद स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है, अगले 2 सेकंड बाद भी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है, इसे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। फिर अगली 1 सेकंड बाद उनकी फिर से स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड है, अगले 1 सेकंड बाद भी 4 मीटर पर सेकंड है। आप देख रहे हैं टाइम के हिसाब से वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, यहां से यहां, फिर यहां से यहां। तो टाइम के हिसाब से जो पोजीशन चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की, वस्तु की, अपने समय के हिसाब से जो उसकी स्थिति बदल रही है, उसको हम कहते हैं बेटा पोजीशन वेक्टर, स्थिति परिवर्तन। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर क्या है कि क्या चीज परिवर्तन हो रही है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से, और टाइम के हिसाब से जो पोजीशन चेंज हो रही है उसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ऑप्शन बन जाएगा डी इज करेक्ट। बताइए क्लियर है यहां तक, ठीक। आई होप तो मैं मेरी एक बात समझ में आई होगी। बहुत ही शानदार लेक्चर रहा आज का, ठीक है। थोड़ा वीडियो बड़ा बन जाता है और मैं कितनी भी कोशिश कर लूं 1 घंटे से ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि मैं साथ के साथ आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं और आप लोगों को आदत है छोटे वीडियोस देखने की। मैं हमेशा से कहता हूं ये छोटे वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ी देर के लिए रोमांच पैदा करने के लिए होते हैं, पढ़ाई के लिए नहीं, ज्ञान के लिए नहीं। आपको अगर पढ़ना है तो आपको वीडियोस लंबे ही मिलेंगे, ठीक है, क्लियर। तो मैं एक वीडियो के अंदर पूरा टॉपिक कवर कर रहा हूं और साथ के साथ क्वेश्चंस भी आपको लगा रहा हूं, तो मैं मेरी एक बात समझ में आई होगी। पर जितना हो सके सेशन को जरूर शेयर करना, जितना हो सके, और जितना हो सके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर डालना, ठीक है। और मेहनत करते रहिए और याद रखिए सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे आपको वो चीज जरूर हासिल होगी, सिर्फ मेहनत और मेहनत, ठीक है। तो आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।